लड़कियों में होता है कि शादी के बाद वो टू मच एडवाइजेबल अपने मायके को मानती है जी। ये आजकल एक बहुत बड़ा कारण बन के तैयार हो रहा है कि आप बैठे तो यहाँ पर हैं और आपके मन में ये है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपनी माँ से पूछ लूंगी, मैं अपनी सिस्टर से सलाह ले लूंगी। बिल्कुल लीजिए जी। लेकिन आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि आप एक अलग माहौल में आई हैं, अलग माहौल में आए हैं, तो वहां कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी सोच के अगेंस्ट होगा। आजकल हम लोगों ने अपने आस पड़ोस में देखा है कि जो नए रिश्ते हैं वो टिकते नहीं है। न्यूज चैनल, अखबारों में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आज एक टॉपिक पे बात करने के लिए हमने इस पॉडकास्ट में हम ऐसी ही कुछ बात छेड़ने वाले हैं। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आराधना गुप्ता, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आकाश। मैम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आजकल शादियां टिक नहीं रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि ये जो शादियां हैं आजकल टिकती नहीं है, जो कि पहले सालों सालों चलती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो एक जमाना था जब भारतवर्ष में तलाक शब्द को एक बहुत भारी शब्द और कानों को अप्रिय लगने वाला शब्द माना जाता था। लेकिन आज देखा जाए तो तलाक के केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसका बहुत बड़ा कारण है आजकल के युवाओं की इंस्टेंट मानसिकता। सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है, सब कुछ तुरंत चाहिए होता है जी। जैसा कि हम कहते थे ना कि पहले हमें खाना खाने के लिए होटल्स में जाना होता था, एक प्रोसेस होती थी, हम जाते थे, बैठते थे, खाते थे। आज वही खाना एक क्लिक में हमारे दरवाजे पर होता है। वैसे ही कुछ रिश्तों में हो गया है। पहले रिश्ते हमारे लिए हमारे पेरेंट्स अक्सर चुना करते थे, जिसमें समय लगता था, शादियां तय होती थी, 1-2 मीटिंग्स होती थी, बात होती थी। भले ही लड़के लड़कियों में उतनी लंबी कोर्टशिप का पीरियड ना हो, लेकिन कम से कम दोनों परिवारों में भी एक समझ डेवलप होती थी। ऐसा नहीं है कि आजकल की शादियां सारी नहीं टिकती हैं, लेकिन जिन शादियों में समस्याएं आती हैं उनमें बहुत बड़ा रूप होता है आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी होना। कभी कभी तो यहाँ तक भी देखा जाता है कि परिवारों में भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और सिर्फ एक फेरी टेल हुई, एक शादी हुई और फिर वो नहीं निभी। सबसे कम अवधि के केसेस जो मैंने डील किए हैं वो 1 महीने भी है, वो 20 दिन की भी शादी है, जो कि एक नॉन एडजस्टेबल रवैया होने की वजह से नहीं टिकी। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल लोगों में आपस में टॉलरेंस की कमी हो गई है। लोगों को जो दिखता है, वो दिखता का कॉन्सेप्ट कई बार रिश्तों में भी आ रहा है कि अगर वो चीज दिख रही है तो कपल खुश है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपने लविंग मूवमेंट को पोस्ट करते हैं जी, जिसको देख करके जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए कभी कभी वो नेगेटिव इंस्पिरेशन का काम करता है। तो इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शादियों के अनसक्सेसफुल होने के पीछे बहुत बड़ा कारण क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि लोगों में पेशेंस कम होता जा रहा है, उनका अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है, तो ये पेशेंस क्यों कम होता जा रहा है, ऐसा क्या रीजन है? एक रिश्ता समय लेता है। शादी के शुरुआती 3 महीने से 1 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सिर्फ शादी की बात क्यों करें, अगर हम अफेयर की बात करें, कोर्टशिप पीरियड की बात करें, तो वहां भी कई समय तक ऐसा होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो शुरुआती महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम एक दूसरे को समझें जी। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन का ग्राफ उतनी तेजी से ही बढ़ता है और उतनी तेजी से बढ़ने के कारण जो इस बात को कोई अदरवाइज लेने की बात नहीं है, लेकिन जो एक लड़कियों के अंदर उनके स्त्री होने का जो एक फेमिनाइन वाला जो एक आजकल रवैया हो गया है कि नहीं भाई बराबर का है सब कुछ, वो भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस चीज में कि उनको लगता है कि अगर आज वो एक अच्छी बात है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने अगर कॉफी पी तो आप दोनों ने मिलकर बिल दे दिया, वो ठीक है जी। बराबर में साझे के रवैये के साथ में आप अपने रिलेशन को निभाएं। लेकिन ऐसा क्यों कि आपसी अंडरस्टैंडिंग की जगह आप सिर्फ बराबरी के फंडे पर अपनी लाइफ को चलाने का प्रयास करते हैं और वो बहुत बड़ा कारण होता है कि उस रिश्ते को संभलने का समय नहीं मिलता और एक्सपेक्टेशन का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि अब हम उस खरपतवार को कैसे काटें जो हमारे रिश्ते को खराब कर रही है। और उसके लिए सबसे जरूरी होता है डिस्कशन जी। और आजकल के युवा जोड़ों में इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गया है, लिसनिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है।
और यही कारण होता है कि हम सुनने से ज्यादा बोलने पर विश्वास रखते हैं, और वो बहुत हद तक हमारे ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बल्कि सारे रिश्ते जितने होते हैं उनको भी डैमेज करता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है ऐसा मेरे दिमाग में कि जो मुझे लगता है पूछना चाहिए। तो लोगों का ये मानना है कि जब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, या जैसे फैमिली बड़ी है, या अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि एडजस्ट नहीं कर पा रही है जो लड़की है, या जो लड़का है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है आपस में। तो जो लोग अलग रह रहे हैं, न्यूक्लियर रह रहे हैं, उनमें भी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। पहले कई बार संयुक्त परिवारों में शादियां जब होती थी तो गिरते पड़ते सबके सहयोग से रिश्ता चल ही जाता था। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले सारे लोगों का तलाक हो जाता है, लेकिन हाँ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोग अक्सर ये समझने लगते हैं एक ऑटोमेटिक थॉट के रूप में कि उनकी जो समस्या है वो अब उसका समाधान उनको दोनों को ही निकालना है। और जब तक बात पेरेंट्स तक पहुंचती है तब तक वो इतनी खराब हो चुकी होती है कई बार कि उसको संभालना और उसे समझाना और उसे सुलझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि कई बार जब बच्चे लव मैरिज करते हैं तो उन्हें ये लगने लगता है कि लव मैरिज जो है वो हमने की है तो अब इसे इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है जी। अच्छा भला बुरा जो भी है वो हमको साथ में करना है। लेकिन जब इसके साथ ही उनके अंदर पैरेलल में एक भावना जन्म लेती है कि ये लव मैरिज है तो इसमें हम दोनों का बिल्कुल बराबर का है मामला, इसमें कहीं से भी किसी दूसरे के लिए ज्यादा वाला स्पेस नहीं है। और वो एक जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं कलेश पैदा करती है और वो क्लैशेस का कारण बनती है। क्योंकि अगर पहले ने दूसरे से कुछ कहा तो दूसरा वाला ये उससे बिल्कुल फ्रीडम के साथ कहता है कि देखो जब हम लोग कोर्टशिप में थे तो ये बात हो गई थी कि बराबर की लाइफ जीनी है। बिल्कुल। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि बराबर की लाइफ अगर बिल्कुल एक सी चलानी है, आप आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है कि आप सब एक सा करेंगे। आपको कहीं पर किसी एक को झुकना होगा, कहीं पर किसी एक को सुनना सीखना होगा, कहीं पर एक किसी को समझना होगा। तो वही एक ऐसा होता है जो हमारे शादीशुदा लाइफ की स्पाइन को मजबूत करता है। और हम अक्सर स्पाइन मजबूत नहीं होने देते, हम पहले ही झुक जाते और या इतना तंग जाते हैं कि बिल्कुल हम उस चीज को सफोकेट कर देते हैं और रिलेशनशिप पूरी तरीके से जब डैमेज होने की कगार में आती है तब परिवार आप कूदते हैं आकर के। क्योंकि होता क्या है तब बातें बाहर जाती हैं कि आज लड़की ने रात में घर छोड़ दिया, आज लड़का पूरी रात घर से बाहर था, आज वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ रुके हुए थे, या बहुत ज्यादा टू मच इन्वॉल्वमेंट फ्रेंड्स का हो गया। क्योंकि लोगों को ये लगने लगता है कि हम इस लेवल पर चलो अपने फ्रेंड्स से सलाह ले लेते, लेकिन वो ये नहीं समझते वो है तो उन्हीं की उम्र के। बिल्कुल सही बात है। तो वो उनको कुछ एक दो तो सलाह अच्छी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको सलाह का इतना ही ज्यादा शौक है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से लीजिए। अनुभवी मतलब किसी तलाकशुदा से नहीं, अनुभवी मतलब कि आप लीजिए कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, बताइए मैं किस तरीके से इसका समाधान निकालूं। जी। तो मैम एक क्वेश्चन तो ये है कि ये सारी चीजें तो हम लोग समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है, कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? ये क्वालिटी को, ये रिलेशनशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया सकता है? देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को निभाना सच में सीखना है तो सबसे पहले तो एक दूसरे के ऊपर ये भरोसा रखिए कि कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर के संभाल लेंगे। नंबर 2, ये जो बराबरी की लड़ाई है इसको भी समझना सीखिए, दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना बेहद जरूरी होता है। नंबर 3, जैसा कि कई बार कुछ लड़कियों में होता है कि शादी के बाद वो टू मच एडवाइजेबल अपने मायके को मानती है। ये आजकल एक बहुत बड़ा कारण बन के तैयार हो रहा है कि आप बैठे तो यहाँ पर हैं और आपके मन में ये है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपनी माँ से पूछ लूंगी, मैं अपनी सिस्टर से सलाह ले लूंगी। बिल्कुल लीजिए, लेकिन आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि आप एक अलग माहौल में आई हैं, अलग माहौल में आए हैं तो वहां कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके सोच के अगेंस्ट होगा। उस पर बेहतर है कि पहले आप जिस परिवार में आई हैं उनके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए, उनकी साइकोलॉजी को समझिए। उस हिसाब से आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करिए कि भाई इस चीज में मुझे एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, इसको किस तरीके से मैं करूं, और उसके बाद अपनी माँ से भी सलाह लीजिए। लेकिन आप अगर ये सोचे कि आप जिस तरीके के माहौल में एग्जैक्टली रह रही थी बिल्कुल वैसा माहौल यहाँ पर मिले तो वो कई बार असंभव होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किसी भी मेल को या किसी भी फीमेल को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए
कि वो एक दूसरे को बिल्कुल अपने जैसा बना लेंगे। बहुत इम्पॉसिबल होता है ये कि आप अपने जैसा बना लें। हाँ, बहुत पॉसिबल होता है कि आप एक दूसरे में छोटे छोटे अमेंडमेंट करके आपस में अपनी लाइफ को एक अच्छी परफेक्ट लाइफ स्टाइल बना पाए। बहुत जरूरी है ये देखना कि आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत करें। बहुत जरूरी है ये देखना कि आप सोशल मीडिया पर दूसरों के अच्छे क्षणों को देखकर कभी ये मत सोचें कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही लाइफ चाहिए, क्योंकि आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि सोशल मीडिया पर तो हम अपने सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स को ज्यादा पोस्ट करते हैं ना। वो अलग बात होती है कि आजकल सोशल मीडिया को लोग अपने लाइफ के ब्रूटल मोमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन कभी भी इसका प्रयोग किसी ऐसी चीज के लिए मत करिए जो बाद में आपके लिए सोशल डिफेम का कारण बने। और सबसे जरूरी बात, कभी भी आर्ग्यूमेंट हो तो 5-5-5 के रूल को आजमाइए। यानी कि अगर आपका पार्टनर बोल रहा है तो उसे 5 मिनट पूरे धैर्य से सुनिए, रिएक्ट मत करिए। फिर 5 मिनट ठहर कर सोचिए कि क्या उस पर रिएक्ट करना इतना जरूरी है, और अगर रिएक्ट करना जरूरी भी है तो खुद को 5 मिनट का टाइम दीजिए कि 5 मिनट्स तक बोलकर मैं भी अपनी बात को खत्म करूंगा या करूंगी। तो कम से कम एक दूसरे को बराबर का स्पेस मिलेगा बात करने का, और आप एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। यानी कि तुरंत ओवर रिएक्ट करने की प्रवृत्ति से बाहर निकलिए। एक दूसरे को सुनने की, एक दूसरे को टॉलरेट करने की, एक दूसरे को समझने की टेंडेंसी डेवलप कीजिए। निश्चित ही आप अपने बिगड़ते रिश्ते को भी संभाल पाएंगे। तो मैम बहुत फ्रूटफुल रही आपसे बातचीत। जो आपने 5-5-5 का रूल बताया और सोशल मीडिया से जो हम कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ खराब करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी चीजें पोस्ट हैं उनको हम सच मान लेते हैं, और हो सकता है कि वो उतनी अच्छी नहीं हो। सोशल मीडिया मोस्टली फेक होता है, तो हम अपने हैप्पी मोमेंट्स को डालते हैं जिसको दूसरा देख के ये सोचता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे फिर मिलते हैं अगली बार एक नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू आकाश।